हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस ट्राइंगल वीडियो, जिसमें हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं, रिजल्ट्स हैं ट्राइंगल के बारे में समझेंगे फॉर द अपकमिंग कैट 2024 एंड अदर एमबीए एग्जामिनेशन। राइट, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ट्राइंगल की बेसिक बातें बिल्कुल ज़ीरो से कोशिश करूँगा समझाने की, और ज़्यादा इसको मतलब डिटेल में नहीं रखेंगे, बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में ज़रूर बात करूँगा। तो ट्राइंगल की साइड होती है ABC। जनरली ये ट्रेंड होता है कि अगर आपने एंगल ए लिया है तो उसके सामने जो साइड होती है स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, बट इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। राइट, तो सबसे पहले इसका एरिया। तो एरिया आपने दो तरीके से इसमें मेज़र करना है। एक तो आपने बचपन से पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला, हाँ, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है CBSE में। और एक होता है दैट इज़ हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले को जानते हैं। सो इफ़ वी हैव अ ट्राइंगल ABC with side ABC, then according to the Heron's formula, तो Heron's formula ये बोलता है that is A equals to square root of S minus A, S minus B, S minus C, where S is the semi perimeter बोले तो that is half of perimeter, right? Semi perimeter, that is sum of all the sides divided by 2. So this is the Heron's formula. But ये लगाना कब है? When to use Heron's formula? When all sides are known. अगर सारी साइड्स आपको नोन है तो Heron's formula काम करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। पता कैसे चलेगा सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दूसरा है इसमें, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो जनरली ये साइड A है, ये B है, ये C है, तो एक और तरीका होता है एरिया निकालने का, हाफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड। अगर मैं A और B को काउंट करता हूँ तो इनके बीच में एंगल आ गया C, तो मैं साइन के साथ में C लूँगा। अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ A का और C का, A का और C का, तो यहाँ पे आपको X लग रहा होगा, इसको मैं AC लिख देता हूँ। तो इनको साइन के साथ में A और C के बीच में कौन एंगल फंस गया? B। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल B। सिमिलरली अगर मेरा मन है B और C का प्रोडक्ट लेने का, तो साइन आएगा इसमें बीच में एंगल A। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो तीनों ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी दो साइड ले सकते हैं, उनके बीच में आपको एंगल लेना है विद साइन। जो साइन का मतलब जो आपने पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टेन, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें साइन वाले फंक्शन को यूज़ करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो सबसे पहले कुछ थ्योरम होती है, जैसे एक होती है स्टीवर्ट्स थ्योरम। तो स्टीवर्ट्स थ्योरम क्या बोलती है कि वाई हैव अ ट्राइंगल ABC, इसकी साइड A है, B है, C है, तो मैंने कोई भी एक CVN ड्रॉ कर दिया, फॉर एग्जांपल D, जिसकी वजह से BD का जो लेंथ है M हो जाएगा और बाकी जो है वो N हो जाएगा। इसका मतलब A जो है वो M+N में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मुझे AD का लेंथ फाइंड आउट करना है तो AD स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू, दैट इज़ C के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना ये वाला पोर्शन N, तो C स्क्वायर N प्लस B को आपको मल्टीप्लाई करना है इसके अपोजिट, दैट इज़ ये पार्ट है M, तो B स्क्वायर M डिवाइड बाय M+N माइनस प्रोडक्ट ऑफ MN। तो ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। दिस इज़ अ स्टीवर्ट्स थ्योरम। दिस इज़ फॉर टू फाइंड लेंथ ऑफ CVN। कोई भी एक CVN है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करने की। पंगा ये है सर CVN क्या होता है, बता देता हूँ। देखो CVN क्या होता है, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और आपने यहाँ से कोई भी एक रैंडम पॉइंट पिक कर लिया P, तो जो AP है दिस इज़ नोन एज द CVN। तो एक ट्राइंगल में हम कितने भी CVN बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने BD ज्वाइन कर दिया है तो BD इज़ ऑल्सो CVN। अगर आपका मन है सर हम तो इसको यहाँ से इस तरह से CE ज्वाइन करेंगे, तो C इज़ ऑल्सो CVN। तो CVN कैन बी एनीथिंग, राइट। तो ये समझ में आना चाहिए सर CVN का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल के बारे में, ट्राइंगल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास
ए बी सी एक ट्राइंगल है एंड इसमें दो साइड ए बी सी, ठीक है, तीन साइड्स दे रखी हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो रिमेनिंग साइड है। इसका मतलब ए प्लस बी का जो सम है सी से बड़ा होगा, सी प्लस बी का सम ए से बड़ा होगा, और ए बी बी सी और सी ए, सी प्लस ए का जो सम है वो बी से बड़ा होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा, हाँ, लेस देन थर्ड साइड। इट मीन कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो आई कैन से डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब विद पॉजिटिव साइन, तो मॉडुलस लगा लेते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करना जनरली। तो इसकी वैल्यू सी से कम आएगी, बी माइनस सी ए से छोटा आएगा, और सी माइनस ए बी से छोटा आएगा, राइट। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट शुरू होते हैं कि व्हेन टू साइड्स आर गिवन, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने को आते हैं, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि व्हेन वी राइट sides of a triangle, so they should be written in increasing order. So if I am taking the sides generally A B C, so A सबसे छोटी साइड है, उससे फिर B बड़ी B and C, and equality holds for इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलिस ट्राइंगल। आइसोसेलिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, और इक्वलिटी का मतलब तीनों साइड अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, कभी भी मैं अगर साइड लिखवाऊँ ट्राइंगल की तो सबसे पहले छोटी साइड, उसके बाद बड़ी, फिर सबसे बड़ी साइड। इंपॉर्टेंट बात है और अक्सर आपको ये काउंटिंग में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इफ़ एक्स वाई, ये जो इंटीजर साइड है, आर टू साइड्स गिवन, तो इनमें से मान लेते हैं x बड़ा है y से, ये गिवन है भाई, कोई भी दो साइड दे रखी है तो एक तो बड़ा ही होगा ऑफ कोर्स, एंड p इज अननोन साइड, तो नंबर ऑफ इंटीजर साइडेड ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, कितने ट्राइंगल ऐसे हैं जिनका साइड्स इंटीजर होगा। क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर इंटीजर पे ही बनता है। तो यहाँ पे आपको पास जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, जिसको मैं del t लिख रहा हूँ, दैट शुड बी इक्वल्स टू जो रेंज आएगी, मतलब जो हमारे पास अननोन साइड है p, उसकी रेंज क्या क्या बनेगी। तो उसकी जो रेंज बनेगी सम ऑफ टू साइड से वो वाली वैल्यू छोटी होगी और इनके डिफरेंस से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ लगे हाथ। तो एग्जांपल ये है, जैसे 5 और 3 साइड्स गिवन है, एंड फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर साइडेड ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल भूल भी जाता हूँ इंटीजर लिखना, तो आप ये समझ लेना जब भी मैं ट्राइंगल बोल रहा हूँ इंटीजर साइड ट्राइंगल है, ठीक है। तो कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, तो लेट द थर्ड साइड को मैं x मान लेता हूँ, मैं x मान लेता हूँ। इसका मतलब जो x की रेंज है 5 + 3 से छोटा आएगा और 5 - 3 से बड़ा आएगा, मतलब 2 से लेके 8 के बीच की है। तो x कैन टेक 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल 5 ट्राइंगल बन सकते हैं। आपको इंटीजर लेना है इसलिए मैंने 5 चूज़ किया, राइट। तो 3 से स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एज आई टोल्ड यू जनरली ऑर्डर यही फॉलो होगा। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, एक्यूट है, क्या है। तो अगर सबसे बड़ी साइड जहाँ पे हमारे पास सी है, इनका जो वैल्यू है स्क्वायर करके बाकी दोनों जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर के सम से बड़ा आता है, तो आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनेगा। अगर c² = a² + b² आता है तो ये राइट ट्राइंगल है, ये तो आप जानते होंगे।
एंड अगर सी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो ये आपके पास एक्यूट ट्राइंगल बनेगा। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। आपको एज इट इज़ नोट कर लेना चाहिए। तो अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास कोई मन में ख्याल आ गया कि सर 7, 24 और 12 आपके पास ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, तो मुझे क्या करना है, सबसे बड़ी साइड को पकड़ना है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो ये 144 और ये 49, 193 और इसका स्क्वायर होता है 576। तो ऑफकोर्स 576 बड़ा है, तो आई कैन से दिस इज़ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब ये चेक कर लो ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, मैं सबसे बड़ी साइड, सबसे छोटी, फिर 12 और 24, तो सम ऑफ एनी टू साइड, इनको जोड़ के इससे बड़ा ही आ रहा है ऑफकोर्स भाई। 19 जो है सम ऑफ एनी टू साइड। ओके, इसका मतलब तो ट्राइंगल ही बनेगा, नहीं बनेगा ना। ओके, सम ऑफ एनी टू साइड, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 6, 8, 6, 4। ठीक है, तो क्या ये ट्राइंगल कैसा बनेगा, तो सबसे बड़ी साइड है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सो दिस इज़ 36 प्लस 16 एंड दिस इज़ 64। ये छोटा बन रहा है इनके सम से 64। ठीक है, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा एक्यूट ट्राइंगल बनेगा। तो क्या ये ट्राइंगल बनेगा, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया। सम ऑफ एनी टू साइड भाई 10 ग्रेटर है 8 से, 4 + 8 6 से बड़ा होगा, 6 + 8 4 से बड़ा है। डिफरेंस चेक कर लो, 4 - 6 का डिफरेंस 2, 8 से छोटा है। 6 - 8 का डिफरेंस इट इज़ अगेन 2, ये बाकी दूसरा जो नंबर है 4 से छोटा है। और 4 - 8 का डिफरेंस दैट इज़ 4, ये 6 से छोटा है, मतलब ये ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको ये ऐसे समझ में आना चाहिए कि कैसे आप ऑब्ट्यूज एक्यूट निकालोगे। उसके बाद बात आती है कि अगर आपके पास 6 और 8 आर टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, एक्यूट ट्राइंगल कितने बनेंगे, ऑब्ट्यूज कितने बनेंगे और राइट ट्राइंगल कितने बनेंगे, और सारे ऑल इंटीजर है, ऑल इंटीजर साइड्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो सबसे कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया था सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो इनका सम करना है दो साइड्स का 6 + 8 और इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस आएगा 2 और ये वाली वैल्यू आएगी 14। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल बनेंगे 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5 एंड अप टू 13। तो आई कैन से नंबर ऑफ़ ट्राइंगल 11 बनेंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ ट्राइंगल 11 बन गए। इन 11 में से एक्यूट कितने होंगे, इन 11 में से ऑब्ट्यूज कितने होंगे और इन 11 में से राइट ट्राइंगल कितने होंगे, ये कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। तो अगर आपको एक्यूट ट्राइंगल निकालना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। एक्यूट ट्राइंगल निकालने का डायरेक्ट तरीका, एक्यूट ट्राइंगल। तो अगर आपके पास एक्यूट ट्राइंगल एक साइड 6 है, एक 8 है, तीसरे को x मान लेते हैं, तो x का स्क्वायर जो दो साइड से हैं उनके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए सम से, और इनके डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू आएगी 36 - 64 x का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 36 + 64, तो 100 x स्क्वायर और ये 28। मतलब जो x है, जो अननोन साइड है, उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से बीच में आना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रेंज ऑफ x की, रेंज ऑफ x कितनी होगी, मतलब थर्ड साइड किस किस के बीच में होगी। सो व्हाट आई टोल्ड यू भाई, जो थर्ड साइड है ना, सम ऑफ टू साइड से छोटी होगी और डिफरेंस से बड़ी होगी, जो नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स वाला कंसेप्ट था। तो x की वैल्यू 14 से छोटी जा रही है और 2 से बड़ी जा रही है। तो x की जो मिनिमम वैल्यू है 3 है, 4 है, 5 है, अप टू 13 है। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर आपको 100 से छोटा मिलेगा। तो अगर मुझे x स्क्वायर करना है, इफ़ आई वांट टू डू x स्क्वायर, तो एक मिनट यार, वाई इट इज़ ब्लू। तो इफ़ आई वांट टू गो फॉर x स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया एक्यूट ट्राइंगल के लिए 100 से छोटा, 28 से बड़ा। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं आपके पास जिनका स्क्वायर 18, 28 से बड़ा होगा और 100 से छोटा होगा। तो x में टेक दैट इज़ 6, 7, 8 एंड 9।
सो दीज आर द साइड्स 6, 7, 8, 9 जहाँ पे आपको एक्यूट ट्राइंगल मिलेंगे, एक्यूट ट्राइंगल। तो आई कैन से जहाँ पे जो एक्यूट ट्राइंगल आएंगे इस वाले क्वेश्चन में 4 आएंगे, ठीक है। अगर मुझे राइट ट्राइंगल चेक करना है 6, 8 और x में, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो 8 बड़ा होगा या तो x बड़ा होगा। अगर 8 बिगर है, 8 इज़ लार्जेस्ट, तो 8 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x की जो रेंज है आपको पता होना चाहिए 3, 4, 5 अप टू 13x की रेंज। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस 36 28। सो देर इज़ नो इंटीजर, देर इज़ नो इंटीजर, हाँ नो इंटीजर, x कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा, आपको इंटीजर चाहिए। बट दूसरा वाला केस है अगर x इज़ लार्जेस्ट है, अगर सबसे बड़ी साइड x हो गई तब तो आपको मिलेगा, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज़ 100, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। इसका मतलब आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा 6 से 10 का जो कि राइट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ट्राइंगल है 1 पॉसिबल है। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। और बाकी जो बचेंगे वो ऑब्ट्यूज बनेंगे। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कितने बनेंगे, टोटल ट्राइंगल माइनस एक्यूट ट्राइंगल माइनस राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो टोटल 11 थे, एक्यूट आपके पास 4 बने थे और एक आपके पास राइट बना था, हाँ 4 बने थे एक्यूट, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। सो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल 6 बनेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आता होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे गए हैं। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ इफ़ पेरीमीटर इज़ गिवन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ट्राइंगल्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर पेरीमीटर गिवन है और हम बात करें इंटीजर साइडेड ट्राइंगल की, सारा जो खेल है वो इंटीजर साइडेड ट्राइंगल का है, तो पेरीमीटर या तो ऑड होगा या तो पेरीमीटर इवन होगा। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्राइंगल का, दैट इज़ अगर ऑड है आपके पास पेरीमीटर तो p+3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, और यहाँ पे है p स्क्वायर अपॉन 48। अगर मुझे स्केलियन ट्राइंगल निकालना है, स्केलियन ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी साइड्स तीनों साइड अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, दैट इज़ स्केलियन ट्राइंगल a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c। तो यहाँ पे आपको 6 माइनस करना है दोनों केस में, तो p+3 में से 6 माइनस करेंगे तो p-3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, और यहाँ पे 6 माइनस करेंगे तो p-6 का होल स्क्वायर अपॉन 48। बट आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए, दैट इज़ फाइनल आंसर इज़ नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। आपको जो रिजल्ट लेना है वो नियरेस्ट इंटीजर का वैल्यू लेना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आंसर आ गया 8.33, तो 8.33 यहाँ पे बनेगा, इससे पहले इंटीजर 8 है फिर 9 है, तो दिस इज़ नियर टू 8, सो माई आंसर वुड बी 8। तो नियरेस्ट इंटीजर आपको आंसर लेना है, इनमें से जो भी आंसर आएगा। तो दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है। इफ़ पेरीमीटर इज़ गिवन, तो आपके पास पूछ देता है कभी कभी बहुत छोटा सवाल, लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो उस ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड कितनी हो सकती है, व्हाट कैन बी द लार्जेस्ट साइड, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, मैंने आपके पास एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं साइड्स लिखता हूँ a लेस देन इक्वल्स टू b और b इज़ लेस देन इक्वल्स टू c, तो सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर मैं दोनों तरफ इसमें c ऐड कर देता हूँ, सो दिस इज़ अ पेरीमीटर, इसका मतलब जो लार्जेस्ट साइड होती है पेरीमीटर हाफ ऑफ पेरीमीटर से कम होती है। तो आई कैन डेफिनेटली से c की जो वैल्यू है जो लार्जेस्ट साइड है दैट इज़ 21/2 दैट इज़ 10.5, उससे क्या होगी, कम आएगी, पेरीमीटर के हाफ से कम आएगी। तो अगर मुझे इंटीजर बोलता है तो मैं 10 ले सकता हूँ, वरना 10 से 0.5 से कम आएगी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन लार्जेस्ट साइड इज़ गिवन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ लार्जेस्ट साइड इज़ 12 सेंटीमीटर, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। और अगेन जो ट्राइंगल्स हैं वो इंटीजर साइडेड है, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपको याद रखना है इंटीजर साइडेड। तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, देखो तो यह क्या लॉजिक है कि अगर आपके पास लार्जेस्ट साइड
या तो इवन दे रखी होगी या तो लार्जेस्ट साइड ऑड दे रखी होगी। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालेंगे? अगर इवन है तो इवन का नंबर होता है 2 इंटू एम, कोई भी नंबर ले सकते हैं, और ज्योमेट्री में जो ऑड चलता है 2m-1 चलता है। ठीक है, तो जो m है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे दैट इज़ m इंटू m+1 बनेंगे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे वो m का स्क्वायर बनेंगे। सुपर इंपॉर्टेंट, आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट सीवियंस एंड सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, तो ऐसा सीवियन जो कि सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे इक्वली। तो मीडियन का मतलब है सीवियन बाइसेक्टिंग अपोजिट साइड। ठीक है, उसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, तो इफ ऑल मीडियंस आर ड्रॉन, triangle is divided into 6 equal areas। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसमें आपने तीनों मीडियन ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्राइंगल है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और सबका एरिया इक्वल होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। तो सबका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर मीडियंस, अगर 2 या 2 से ज़्यादा मीडियन है, इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड होता है। तो थर्ड मीडियन भी मैंडेटरी फिर यहीं से पास होगा। ठीक है, तो G इज़ द सेंट्रॉइड। अब इस सेंट्रॉइड की कुछ खास बातें हैं। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रॉइड? तो सबसे पहली बात तो सेंट्रॉइड, जिसको हम G से डिनोट करते हैं जनरली, डिवाइड्स मीडियन इंटू 2:1 फ्रॉम वर्टेक्स। इसका मतलब AG का रेशो, अगर मैं इस पॉइंट को DEF ले लेता हूँ तो AG का रेशो GD के साथ में 2:1 होगा, BE का रेशो GE के साथ में 2:1 होगा, और CG का रेशो FG के साथ में भी 2:1 होगा। तो दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, ये रिजल्ट एज इट इज़ पता होना चाहिए आपको, राइट। उसके बाद it always lies inside the triangle, ये हमेशा अंदर आएगा। if all median length M1 M2 M3, भाई तीन ही मीडियन बना सकते हैं, आर गिवन, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ देगा बाहर वाला जिसमें आपने मीडियन बनाया। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक ट्राइंगल बनाया ABC, इसका ये वाला 3 मीडियन ड्रॉ कर दिया आपने, इसकी लेंथ M1 है, इसकी फॉर एग्जांपल M2 है और इसकी M3 है। बोलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बता दो सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज़ एरिया ट्राइंगल ABC। दिस इज़ 4/3 टाइम्स द एरिया ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। तो एज आई टोल्ड यू, तीनों साइड यदि पता होती हैं तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ SM माइनस M1 SM माइनस M2
और SM माइनस M3, सारा कंसेप्ट वही है, रूट के अंदर ही आएगा। तो क्या है, SM क्या होगा यहाँ पे, दैट इज़ M1 M2 M3 का हाफ, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, और M1 M2 M3 आर द लेंथ ऑफ द मीडियन। सुपर इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंट्रॉइड। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। सो व्हाट इज द एंगल बाइसेक्टर? एक सीवियन है जो कि किसी पर्टिकुलर एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, बोले तो डिवाइड करता है इक्वली ऐसे। तो ये सिंबल है एंगल बाइसेक्टर का। अगर मुझे यहाँ से भी ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर तो समथिंग लाइक दैट, एंड थर्ड इज ऑल्सो लाइक दैट। तो जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज द आई, और आई इज नोन एज द इन सेंटर, इसको बोलते हैं हम इन सेंटर, राइट। तो एक सबसे पहले एक थ्योरम होती है, छोटी सी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मतलब अभी हम इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं। तो इंटरनली आपके पास कोई भी एंगल है जो बाइसेक्ट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ ट्राइंगल ABC एंड आई एम टेकिंग एंगल बाइसेक्टर AD। तो थ्योरम क्या बोलती है कि AB का रेशो, भाई जो AD है अपने पास एंगल बाइसेक्टर है, उसके एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हैं, तो AB और AC का रेशो वही होगा। AB किसको देख रहा है या किसके नज़दीक है, BD के, और AC किसके नज़दीक है, CD के। ये इसी रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द मीडियंस। तो दिस इज़ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और क्या इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं इन सेंटर के बारे में। तो इन सेंटर कैसे बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो अगर सपोज यहाँ पे इन सेंटर बनाया मैंने, तो इन सेंटर बेसिकली एक ऐसा सेंटर होता है कि अगर मैं यहाँ से R रेडियस का एक सर्कल बनाता हूँ, और ये R रेडियस यहाँ पे साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो यहाँ से जो सर्कल बनेगा वो तीनों साइड्स को ऐसे टच करेगा इंटरनली, और ये जो सर्कल होता है इसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं, इन सर्कल, ठीक है। तो इन सेंटर का मतलब इट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ R, रेडियस ऑफ इन सर्कल R। तो R कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन S, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉलीगन्स। जितने भी पॉलीगन्स हैं ट्राइंगल के अलावा, उनमें भी ये बात ट्रू होती है कि अगर आपके पास कोई भी एक पॉलीगन है जिसका आप सर्कल बनाना चाहते हैं साइड से टच करते हुए, तो उसका R ऐसे ही निकलता है, ठीक है, A/S आपको याद रखना है एज इट इज़। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो ये तो 90 होता है। तो ध्यान रखना है कि अगर मैं आपके पास यहाँ पे एक इन सर्कल बनाता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे जो सेंटर बनता है इसका I इन सर्कल है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमेशा 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे R रेडियस का एक स्क्वायर बनता है, स्क्वायर ऑफ साइड R, ठीक है। और R निकालने का, अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है या हाइपोटेन्यूज है, तो R जो होती है दैट इज़ परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2। सो दिस इज़ ओनली फॉर राइट ट्राइंगल, ओनली फॉर राइट ट्राइंगल, ठीक है, याद रखना ये राइट ट्राइंगल। और ये स्क्वायर बनता है हमेशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपको छोटी स्क्वायर मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या रिलेटेड इससे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है आपने, पॉइंट I है, इसका मतलब I पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के लिए आपने एंगल बाइसेक्टर किया होगा दैट इज़ AD। तो अगर मैं आपसे AI और ID का रेशो पूछता हूँ, तो ये साइड लेंथ B है, ये C है और ये A है बाय द कन्वेंशन। तो AI का मतलब आप देख रहे हो, AI ये जो साइड है AI, इसके एडजेसेंट साइड है B और C, तो उनको ऐड करना, और ये किसको सामने टक्कर मार रहा है या किसकी तरफ जा रहा है, BC की तरफ, BC की लेंथ है A से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली अगर मेरा मन है BI और इसको BE,
तो बी आई अपॉन आई ई का रेशो निकालने का। तो आप ये देखो बी आई के एडजेसेंट साइड है ए और सी, और ये सामने देख रहा है बी को, तो उससे डिवाइड करेंगे। अगर मैं सिमिलरली अगर सी आई और आई एफ लेता हूँ, एफ, तो ये जो है दैट इज़ ये सी को टक्कर मार रहा है, तो सी से डिवाइड कर दो, बाकी दोनों को ऐड कर दो, सिंपल। तो दिस इज रेशो इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आई बोले तो इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ये भी हमेशा अंदर ही आता है, ये कभी बाहर नहीं जा सकता, सुपर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर, ठीक है, और आई कैन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसको हम सरकम सेंटर को हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं, तो इफ़ आई हैव अ ट्राइंगल ए बी सी और मैंने इन साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे, सिमिलरली इसका ये हो जाएगा, और तीसरे वाली साइड का हम ऐसे अज्यूम कर लें। तो ये तीनों जो साइड्स हैं बाइसेक्ट भी हो गई, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। सुपर इम्पॉर्टेंट। अभी सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है सरकम सेंटर जो होता है, दैट इज़ जो सरकम सेंटर होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये जो डिस्टेंस है बी ओ आर होगा, ए ओ जो डिस्टेंस है ए बी आर होगा, और ओ सी डिस्टेंस ए बी आर होगा। ठीक है, एंड आर इज़ नोन एज द सरकम रेडियस। मतलब क्या है सरकम रेडियस का, कि अगर मैं इस पॉइंट ओ को सेंटर समझ के इस सर्कल ड्रॉ करूँगा रेडियस आर का, तो दैट सर्कल विल बी पासिंग थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जो सर्कल बना है इसको बोलते हैं हम सरकम सर्कल। दिस इज़ अ सरकम सर्कल, सुपर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जो सरकम सेंटर होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है। अब आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आर इक्वल्स टू दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी, दिस साइड इज सी, सो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय द 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सुपर इम्पॉर्टेंट। इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इन सेंटर के बारे में, वो भी इसको कवर अप कर देता हूँ, कि कभी भी आपके पास अगर इन सेंटर है, हाँ यहाँ पर इन सेंटर है, ठीक है, तो अगर आपने इन सेंटर ड्रॉ किया है ए बी सी, तो ये आपके पास इन सेंटर मिलेगा एंगल बाइसेक्टर से। दिस इज इन सेंटर। तो अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, एंगल एट द आई बी आई सी, ये जो एंगल बनेगा बी आई सी, ये कितना होगा, दिस इज 90 प्लस एंगल ए बाई 2। इसके जस्ट अपोजिट में पीछे जो एंगल है वो ए है। सिमिलरली अगर मैं आपसे सी आई ए पूछता हूँ, सी आई ए, तो 90 प्लस भाई सी आई ए, दिस इज सी आई ए वाला पार्ट, तो इसके अपोजिट में कौन है पीछे, बी, तो उसका बी का हाफ ऐड करेंगे। सिमिलरली एंगल ए आई बी, तो 90 प्लस सी बाई 2, सी का हाफ करना है। तो ये रिज़ल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हाँ एंगल के बारे में बात करते हैं सरकम सेंटर पे। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड दिस इज़ द सरकम सेंटर ओ, तो जो भी एंगल बनेगा ओ पर, एंगल बी ओ सी, वो डबल होगा एंगल ए का। ये जो एंगल बनेगा ये ए का डबल होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको पूछता हूँ एंगल बी ओ ए, तो ये डबल होगा एंगल बी ओ ए, इसके जस्ट पीछे कौन है, सी। सिमिलरली एंगल सी ओ ए, ये डबल होगा एंगल बी के। तो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, ये भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं एक और सेंटर होता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, अगर हमने किसी भी ट्राइंगल में ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें हमने ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दिए, तीनों ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दिए 90 डिग्री, जिसको हाइट बोलते हैं। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो एच होता है
ये एच जो पॉइंट होता है इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर मैं इसको डी मान लेता हूँ, इसको ई, इसको एफ, तो ए एच का प्रोडक्ट एच डी के साथ में सेम रेशियो मेंटेन करेगा, बी एच इंटू एच ई इक्वल्स टू सी एच इंटू एच एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये रिज़ल्ट यूज़ होगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ये याद रखना आपको। सिमिलरली अगर मैं एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, ये जो एंगल निकालना चाहता हूँ, ये एंगल बी एच सी, ये 180 में से इसके पीछे कौन है, ए, उसको माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर मुझे एंगल ए एच सी निकालना है तो 180 में से ए एच सी के जो पीछे है ना, ये एंगल है ए एच सी, इसके पीछे है बी, उसको माइनस करेंगे। एंगल बी एच ए 180 में से एंगल सी माइनस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ऑर्थो सेंटर के बारे में, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है ऑर्थो सेंटर में तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, ये बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स सेंटर के बारे में। एक्स सेंटर क्या होता है, दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब कि इफ आई हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, मैंने बी और सी का एक्सटीरियर एंगल इस तरह से ड्रॉ किया, बी और सी का, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा समथिंग लाइक दैट, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो जहाँ पे भी मीट करेंगे दिस इज़ द एक्स सेंटर, ठीक है। तो ये एक्स सेंटर और थर्ड वाले का ये जो होगा, अगर मैं इसको ए से ज्वाइन करता हूँ तो ये इंटरनल एंगल होगा ए का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज़ नोन एज द एक्स सेंटर। तो आई कैन से एक्स सेंटर है ये बी और सी का, क्योंकि बी और सी का एक्सटीरियर है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए बी सी, ये आपने एंगल बनाया इसका एक्सटीरियर इस तरह से इंटर, ठीक है, ई बी सी, तो अगर मैं यहाँ से ई बी सी को सेंटर समझ के एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो ये जो सर्कल है ये तीनों की तीनों साइड्स को इस तरह से टच करेगा, मतलब एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द ए बी, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए सी एंड बी सी को। तो ये जो आर है, आर बी सी, क्योंकि बी सी का है ये आपके पास एक्स सेंटर, तो आर बी सी कितना होगा, दैट इज़ ए अपॉन एस माइनस, ये जिस भी साइड को टच करता है उसको माइनस करेंगे। सिमिलरली मुझे आर ए सी निकालना है तो ए अपॉन एस माइनस ए सी, और अगर मुझे आर ए बी निकालना है तो ए अपॉन एस माइनस ए बी। इसका मतलब 3 एक्स सेंटर होते हैं एक ट्राइंगल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद द सिलेक्शन क्लासेस। वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो।